हेलो दोस्तों, एक बार फिर से कंपाउंडिंग माइंडसेट में आपका स्वागत है। एलेक्स हॉर्मोजी जो स्कूल के को ओनर हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था, अवंते जो ग्रोसरी स्टोर में मुझसे मिला, 2 नौकरियां कर रहा है और 1 साल के बच्चे का ख्याल रखता है। उसने मुझसे सलाह मांगी थी कि आगे कैसे बढ़े। मैंने उसे उस वक्त एक छोटा सा जवाब दिया क्योंकि मुझे जल्दी थी, और उसके बाद मुझे एक अलग ही तरह की बेचैनी रही कि मैंने उसे अच्छे से जवाब क्यों नहीं दिया। तो अगर तुम मुझे यहाँ फॉलो करते हो तो शायद तुम ये पढ़ोगे। तो इस ट्वीट के माध्यम से एलेक्स हॉर्मोजी ने जो भी समझाया है, मैं आपको उसी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 4 पॉइंट्स के थ्रू इस वीडियो में समझाऊंगा, जिसे अगर आप भी अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी लाइफ में भी बेहतर इंप्रूवमेंट 101% आएगा ही आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने भी क्या खूब कहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ तो आप सही हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो भी आप सही हैं, क्योंकि आप खुद के बारे में जैसा सोचते हैं और जैसा फील करते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही बनने लगते हैं। आइए इसी बात को हम दशरथ मांझी की कहानी से समझते हैं। तो दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गलहौर में रहते थे। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म होने के कारण उनकी जिंदगी काफी मुश्किल और कई तरह के स्ट्रगल से भरी पड़ी थी। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके गांव में एक पहाड़ के कारण हॉस्पिटल्स और बाजार जैसी जरूरी फैसिलिटीज तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। अब एक दिन उनकी वाइफ फाल्गुनी देवी बहुत बीमार हो गईं और टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंच पाने के कारण वो बच नहीं पाईं, यानी कि उनकी डेथ हो गई। और इस घटना ने दशरथ को बहुत दुखी कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो इस पहाड़ को ही काटकर रास्ता बनाएंगे। इसलिए दशरथ ने 1960 में इस काम की शुरुआत की। और इस काम को करने के लिए उनके पास ना तो मशीनें थीं और ना ही कोई स्पेशल टूल जिससे कि वो ये काम आसानी से कर पाते। पर उन्होंने किसी भी बात की चिंता ना करते हुए बस एक हथौड़ा और छेनी के सहारे पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। पहले तो गांव वालों ने उन्हें पागल कहा और उनका काफी मजाक उड़ाया, लेकिन दशरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1982 में उन्होंने 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा रास्ता बना ही डाला, जिससे कि अब इस रास्ते से गाँव के लोग आसानी से हॉस्पिटल और बाजार तक पहुँच सकते थे। तो दशरथ मांझी की इस अचीवमेंट के कारण उनकी लाइफ पर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, जिससे कि उनकी ये सक्सेस सबके सामने आए। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दशरथ ने भी ऐसा सोचा होता कि अब इस छेनी हथौड़े से थोड़ा ना पूरा पहाड़ टूट सकता है, इसके लिए तो कई सारे बुलडोजर की जरूरत होगी, तो क्या ऐसा सोचने पर कभी पहाड़ पर ऐसा रास्ता बन पाता? जी नहीं। इसीलिए खुद पे भरोसा करना ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, वरना लोग तो बैठे हुए हैं आपकी टांगे खींचने के लिए। इसीलिए आप अपने गोल्स की तरफ पूरे फोकस के साथ बढ़ते रहें और याद रखें कि आपसे ही होगा। नंबर 2, नेवर गिव अप योर गोल्स, यानी कि कभी भी अपने गोल्स को लेकर हार मत मानो। आइए इस बात को भी हम जेके रोलिंग की स्टोरी से समझते हैं। तो जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज की बहुत ही फेमस ऑथर है, उनका पूरा नाम जो ऑन रोलिंग है और वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी। कम उम्र में ही उनकी माँ की डेथ, अनसक्सेसफुल मैरिज लाइफ और गरीबी जैसी प्रॉब्लम्स ने उन्हें घेर रखा था। वो कई महीनों तक बेरोजगार रहीं और अपनी बेटी के साथ बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ स्पेंड कर रही थी। यहाँ तक कि रोलिंग के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और वो केवल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट पर ही निर्भर थी। लेकिन रोलिंग के पास एक सपना था, वो एक ऑथर बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी कल्पना को पन्नों पर उतारना शुरू किया और हैरी पॉटर की कहानी लिखने लगी। जब उन्होंने अपनी किताब पूरी की और उसे पब्लिशर्स को भेजा तो उनकी राइटिंग्स को सामने से ही रिजेक्ट कर दिया गया और ये रिजेक्शन उनको 12 बार सहन करना पड़ा। इसके बावजूद रोलिंग ने हार नहीं मानी और अंत में ब्लूम्सबरी नाम के एक छोटे से पब्लिशर कंपनी ने उनकी किताब को पब्लिश करने का फैसला किया। फिर क्या था, 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पब्लिश हुई और ये तुरंत ही बच्चों और एडल्ट्स के बीच में बेहद फेमस हो गई। इसके बाद हैरी पॉटर सीरीज की सभी किताबें बेस्ट सेलर बन गईं और इस पे फिल्में भी बनी, जिससे कि रोलिंग अचानक से काफी मशहूर हो गई। तो जेके रोलिंग के लाइफ जर्नी से आप ये समझ सकते हैं कि आपको रिजेक्शंस तो मिलेंगे ही, पर आपको हर बार उसे टैकल करके आगे बढ़ते ही रहना है। नंबर 3, अपने फ्री टाइम में कोई हाईली डिमांडेबल स्किल सीखिए। दोस्तों, 21वीं सदी में जॉब मार्केट में स्किल डेवलपमेंट सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंडस्ट्री की जरूरतों ने कंटिन्यूअस लर्निंग को आज कंपलसरी बना दिया है। हाई डिमांड स्किल्स डेवलप करना आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाता है और नए करियर अपॉर्चुनिटी खोलता है, जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल को भी बढ़ा सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताता हूँ जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप कभी भी भूखे तो नहीं मरने वाले हैं। पहली स्किल है कोडिंग और प्रोग्रामिंग। पाइथन, जावास्क्रिप्ट और एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस की आज कई सारी आईटी सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज में हाई डिमांड है। कोडिंग सीखने से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा करियर बन सकता है। जैसे मेरे फादर के ही एक फ्रेंड हैं जिसके बड़े बेटे ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया और अच्छे से कोडिंग सीखी और आज वो एक कंपनी में वेब डेवलपमेंट का काम करता है।
साथ ही उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फ्रीलांस कंपनी भी खोली है, जहां वो कई सारी कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे अपने पार्ट टाइम में काम करके महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। अब अगली स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ने के साथ ही एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स बहुत जरूरी हो गई है। डिजिटल मार्केटर्स सोशल मीडिया टूल्स का यूज करके ब्रांड्स को प्रमोट करने और सेल्स बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरी अभी के डेट में हाई डिमांडिंग स्किल है डेटा एनालिसिस। एक्सेल, टैब्लो और आर जैसे टूल्स में प्रोफिशिएंसी से लुक्रेटिव डेटा एनालिस्ट रोल्स में मौका मिल सकता है। डेटा एनालिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा इंसाइट्स के आधार पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन लेने में मदद करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज के इस समय में हर चीज डिजिटलाइजेशन होने की वजह से ऑनलाइन डेटा को अच्छे से मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की बहुत ही डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए अभी आने वाले 15 से 20 सालों के लिए ये स्किल हाई डिमांड में रहने वाली है, जहां से आप सालाना 8 से 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। चौथी स्किल है साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटीज में एक्सपर्टीज बहुत ही वैल्यूएबल हो रही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स से प्रोटेक्ट करते हैं और इस स्किल से भी आप सालाना 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अब पांचवी और वेरी मच हाई डिमांडेबल स्किल है, वो है एआई टूल्स। एआई टूल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हैं तो आप 5 घंटे का काम 1 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि कंपनियां किसे हायर करेंगी, जो काम को 10 घंटे में करता है या फिर उसे जो सेम काम को 2 घंटे में ही कंप्लीट कर देता है या उससे भी कम समय में, जिससे कि वो बाकी के बचे हुए 8 घंटे में किसी और दूसरे या तीसरे काम को भी निपटा सकता है। तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स ये दूसरा आदमी ही होगा जो आप बन सकते हैं। अब आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इन स्किल्स को कहाँ से सीख सकते हो। हाई डिमांड स्किल सीखने की स्ट्रैटेजीज। नंबर 1, ऑनलाइन कोर्सेज। कोर्सेरा, यूडेमी और ईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज अक्सर वीडियो लेक्चर्स, क्विजेस और असाइनमेंट्स के साथ आते हैं ताकि आप नई स्किल्स को अच्छी तरह से मास्टर कर सकें। नंबर 2, बूट कैंप्स। कोडिंग बूट कैंप्स और इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। ये बूट कैंप शॉर्ट पीरियड में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नंबर 3, वर्कशॉप्स और सेमिनार। वर्कशॉप्स और सेमिनार अटेंड करें ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल सके और प्रोफेशनल्स के साथ भी आपकी अच्छी नेटवर्किंग हो सके। नंबर 4, सर्टिफिकेशंस। इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस हासिल करें ताकि आपकी स्किल्स वैलिडेट हो सके और आपका रिज्यूमे भी एनहांस्ड हो सके। सर्टिफिकेशंस आपको जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं। नंबर 5, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। अपनी नई सीखी हुई स्किल्स को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करें। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना सिर्फ आपकी प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करेगा बल्कि एक पोर्टफोलियो भी प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने सीवी में ऐड करके अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को शोकेस कर सकें। अब कोई भी स्किल्स मास्टरी हासिल करने के बाद जहां जहां आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वैकेंसीज दिखती हैं वहां अप्लाई करते रहें, क्योंकि कई कंपनीज पर अप्लाई करने से आपके जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा एप्लीकेशंस आप सबमिट करेंगे आपको इंटरव्यू के कॉल मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। नंबर 4, मैनेज योर मनी स्मार्टली। दोस्तों, पैसा कमाने के बाद आपके लाइफस्टाइल में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने इनकम और खर्चे को किस तरह से मैनेज करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं या नहीं। इसीलिए आइए मैं आपको इस बात को प्रैक्टिकली राजेश की लाइफ से बताता हूँ। तो राजेश अभी 30 साल का है और उसकी शादी हो चुकी है और अभी उसके 2 बच्चे भी हैं। राजेश भाई प्रोफेशन से एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और वो महीने का 80,000 रुपए कमाता है। राजेश ने अपने कॉलेज के फ्री टाइम में रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी बुक्स पढ़ रखी थी, जिससे कि उसे इस बात की समझ थी कि पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी 8,000 रुपए की SIP शुरू की, जहां से उसे ईयरली अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास के रिटर्न्स मिल जाएंगे और इस इन्वेस्टमेंट को राजेश 30 सालों तक कंटिन्यू रखेगा। फिर वो हर महीने 5,000 रुपए अपने इमरजेंसी फंड के तौर पर हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स में डालता है, जिसे वो केवल और केवल किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज करेगा। फिर कभी फ्यूचर में उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर हाथ न डालना पड़े, इसलिए उसने अपनी टर्म इंश्योरेंस की है जो 1 करोड़ की है एंड हेल्थ इंश्योरेंस है जो 50 लाख रुपए की ले रखी है, जहां वो मंथली 2,000 और 3,000 प्रीमियम पे करता है। और साथ ही राजेश 8,000 रुपए को मंथली स्टॉक्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, ETFs और RD में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे कि राजेश की टोटल 26,000 रुपए सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में यूज हो जाते हैं। अब इसका कितना फायदा हुआ आइए 30 साल फ्यूचर में चलकर देखते हैं। 45 साल की उम्र में राजेश का एक्सीडेंट हो गया, जहां उसे काफी गहरी चोटें आई थी, जिससे कि उसके पूरे इलाज के खर्चे में 10
लाख रुपए लगे थे और इस पूरे पैसे को राजेश की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने चुकाया। तो अगर राजेश ने सही समय पर हेल्थ इंश्योरेंस ना लिया होता तो उसे ये 10 लाख रुपए अपने इमरजेंसी फंड से या फिर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकाल कर देने पड़ते। अब आगे राजेश की इमरजेंसी फंड की टोटल वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए है और उसकी SIP की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5.6 करोड़ रुपए है, जिसे उसने SWP में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब अगर राजेश महीने के 5 लाख रुपए भी विड्रॉ करेगा तो भी 20 सालों के बाद भी एंड में 25 करोड़ के टोटल विड्रॉवल के बाद भी उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 31.5 करोड़ रुपए रहेगी। अब आगे स्टॉक्स, गोल्ड और ETF मिलाकर उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 8 करोड़ है। तो आपने देखा कि कैसे राजेश ने अपने स्मार्ट मनी डिसीजन के कारण इतनी बड़ी वेल्थ को इकट्ठा किया और यकीन मानिए सही स्ट्रैटेजीज, पेशेंस और रेगुलर लर्निंग के हेल्प से आप भी राजेश की जैसी लाइफ को ही अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे और इन पॉइंट्स को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतार कर आप अपने लाइफ को बेटर बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको कभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।